तो आज हमारे साथ क्लाइंट है, इन्होंने हमें एंगेज किया है। इनकी क्वेरी है फॉरेन में कुछ सेटलमेंट की। इनकी क्वेरी को अभी वर्कआउट करेंगे और इनको मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑप्शंस बताएंगे इनके लिए क्राउन इमिग्रेशन क्या कर पाएगी इनके केस के ऊपर। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूँ इस यूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। सर कहाँ से हमारा रेफरेंस ले लिया आपने सर? बेसिकली मैं जब रिसर्च कर रहा था तो यूट्यूब पे आपका चैनल मिला ठीक है। और कुछ वीडियोस भी देखे आपके, वहीं से आपका कांटेक्ट भी मिला। ठीक ठीक ठीक, तो कब से फॉलो कर रहे हैं हमें? करीब हो गया, 6 महीने से ऊपर हो गया। ठीक 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 ठीक। तो कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं? मैं उत्तराखंड का हूँ। अच्छा, उत्तराखंड के हैं। कैसे है सिचुएशन? फ्लड में काफी नुकसान हुआ हिमाचल और उत्तराखंड का। नहीं, पर काफी नुकसान हुआ हिली रीजन्स में। हम एक्चुअली फुटहिल्स में हैं, हल्द्वानी रुद्रपुर, अगर हाँ, आप जानते हल्द्वानी वेरी फेमस, बहुत में दो रहे हैं, लोग जानते हैं उधर, मुझे भी हल्द्वानी साइड में। यानी हो हो। तो ऐसे है कि जो वीडियोस हमारी देखी हैं और भी बहुत सारे लोगों की देखी होगी, जब हमारी वीडियो भी चलती है साथ में रिकमेंडेशंस भी आती हैं कि इनकी भी वॉच करें। तो आपको हम जी पे जी। क्यों ऐसे ट्रस्ट आ गया कि हम आपके काम में कुछ हेल्प कर पाएंगे? देखिए, जितना मैंने रिसर्च करा, बाकी थोड़ा सा अब जो करीब 20 साल के बाद मैंने आर्मी से रिटायरमेंट लिया है, अच्छा तो अच्छा। मुझे बात कर देख के थोड़ा मतलब पता लग जाता है कि इसको कितना नॉलेज है। दूसरा, जो ऑप्शन मैं देख रहा हाँ हूँ, हाँ। देर आर बाकी जगह जाने के लिए शायद काफी ऑप्शंस हैं, हम्म लेकिन जो ऑप्शन मेरे को समझ में आ रहा था पोर्तुगल का, हम्म। उसके रिलेटेड मेरे को ज्यादा कंसल्टेंट्स नहीं मिले जो ठीक है। शायद मेरे को लगा जो मेरे को राइट सही सलाह दे पाएंगे। ठीक ठीक। तो आपके वीडियो। तो आपने अपना जो रेजिग्नेशन है कौन सी पोस्ट के ऊपर, सॉरी अपना रिटायरमेंट है कौन सी पोस्ट के ऊपर लिया आपने, ये एज ए क्या? एज अ कर्नल। रिटायरमेंट, ठीक। तो ठीक है सर, मैं अभी आपको वन बाय वन पुर्तगाल के भी ऑप्शन बता दूंगा आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद। और भी कोई आपको अच्छे ऑप्शंस लगे वो भी आप सोच सकते हैं। तो सबसे जी। पहले सर मैं एज पूछूंगा कितनी है आपकी? एज मेरी 42 ईयर्स। 42 ईयर्स। तो आपकी हाईएस्ट फोर्टी एजुकेशन टू क्या रनिंग है? है। हाईएस्ट 42 एजुकेशन? रनिंग। बीटेक और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिप्लोमा बिजनेस बीटेक एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सी स्ट्रीम से की है आपने? इलेक्ट्रिकल। वेरी गुड। कोई इलेक्ट्रिकल। इसका कोई परसेंटेज या कुछ आइडिया हो? ए ग्रेड ए था एट। मेरा। सीजीपीए, हाँ सीजीपीए वेरी 8। गुड, वेरी गुड, वेरी। तो वाइफ की एजुकेशन हाईएस्ट क्या है? वो एमए इन एजुकेशन, और उसके अलावा उनके पास डिप्लोमा है ग्राफिक डिजाइनिंग का। वो ग्राफिक डिजाइनिंग को अभी परसू कर रहे हैं। नहीं, एमए इन एजुकेशन मतलब एमएड भी की हुई, टीचर भी रहे हैं जैसे कुछ बीए बीएड जैसे एमए हाँ एजुकेशन? हाँ हाँ हाँ, टीचर भी रहे हैं। एमए एजुकेशन और एमएड थोड़ा सा अलग होता है। एमए एजुकेशन अभी भी एक अलग डिग्री है, ठीक है। बट वो मास्टर्स है। तो और टीचर का कितना एक्सपीरियंस है मैडम को? उनको है करीब 3 साल का एक्सपीरियंस। बच्चे कितने सर? दो बच्चे हैं मेरे, ट्विंस हैं, सन हैं दोनों, और ठीक 4.5 साल के। ठीक। तो ऐसे है कि जल्दी आ गए आप फिर आर्मी छोड़ के वैसे एनी हो अभी, क्योंकि बाहर बड़ी हाँ। स्ट्रगल है, इतना इजी नहीं है लाइफ जितनी, क्योंकि मैं भी मैं जी इसी जी। लाइन में थोड़ा रहा हूँ। मैं भी 12 साल बीएसएफ में रहा अच्छा हूँ। तो दैट तो इज कि बाहर अच्छा जी। बड़ा डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है। क्योंकि क्या है कि हम बड़े डिसिप्लिन सिस्टम और ऑनेस्टी से काम करते हैं, बाहर समझ नहीं जी, लगता। हर एक बंदा टोपी पहनाने को रहता है कि कैसे इससे पैसे निकलवा लें, इसको क्या मैं मोटिवेट दें, इसके पैसे कैसे हम डबल कर दें। इन मोटिवेशन से भी बचना है अभी। तो दैट इज वेरी नहीं बिल्कुल इम्पोर्टेंट। सही बात। जी जी। तो मेरी आप एजुकेशन में मैंने एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा, पोस्ट पीजी डिप्लोमा भी किया है, एमबीए इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट, सर इफ दैट कैन हेल्प। मैं लिख लिया, देख लिया वो भी सर, कि आपके पैसे इस करेंसी में लगा देते हैं डबल हो जाएंगे रातों रात, तो उन चीजों से बचना है। जी कर्मा में जी, थोड़ा, श्योर। हाँ, कर्मा में थोड़ा ज्यादा बिलीव करिए, तो देन एवरीथिंग विल बिल्कुल। बी ओके। अभी एनर्जेटिक हैं आप, और इतनी हार्ड जॉब करके आए हैं, और फिर आपको फिर सारे अप एंड डाउन तो पता होंगे। फिर भी मैं अभी सारा आपको वन बाय वन बताता हूँ कैसे क्या क्या कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये है कि मैं कुछ ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करूंगा। तो मेरे अकॉर्डिंग दैट इज मच लुक्रेटिव। अगर आप कहेंगे कि अच्छा। नहीं हम इनमें चलते हैं तो ठीक है, अगर आप कहेंगे कि नहीं मैंने इसी में जाना है तो वो भी ठीक है। तो मेरे ओके। अकॉर्डिंग जिसमें
आपको एज ए स्टूडेंट बनाकर या आपकी वाइफ को एज ए स्टूडेंट बनाकर मैं फिनलैंड को अच्छा। पहले प्रायोरिटी देता हूँ, रिकमेंड करता हूँ। ओके। कंट्री का नाम है फिनलैंड। फिनलैंड। ओके। हाँ, उसमें क्या है कि आइदर यू विल बी द मेन एप्लीकेंट और योर वाइफ विल बी द मेन एप्लीकेंट। बेनिफिट क्या है कि अच्छा। एक को स्टूडेंट बनना पड़ेगा, दूसरा जो डिपेंडेंट है उसको फुल वर्किंग राइट है, फुल बिजनेस के राइट्स हैं, एवरीथिंग। द सेकंड जो सेकेंडरी एप्लीकेंट है, जो स्पाउस है, शी और ही कैन डू इन फिनलैंड फुल टाइम। ओके। तो ओके। बच्चों का सबसे बढ़िया है कि बच्चों के लिए दैट इज बेस्ट कंट्री। ओके। एक तो ये ऑप्शन है आपके लिए जो मुझे ज्यादा लुक्रेटिव लगता है, हाँ, फिनलैंड वाला। अगर आपको इसका चलिए। समझ, फिनलैंड की जी जी। रिसर्च भी करिए आप, अच्छी तरह देखिए, एक बात। हाँ, समझिए। आपको लगता है तो दिस इज लुक्रेटिव केस कि एक किसी को भी, दोनों में से किसी को भी एक मेन एप्लीकेंट बनाया जाए, और फिर क्या है कि यूरोप में जाया जाए, वहां पर वो स्टडी करे, और आप फिर वहां पर जो भी बिजनेस करना है करें, और आपको एक वीजा के ऊपर 40 कंट्रीज का प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। ओके। ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास, जो आप पुर्तगाल की बात कर रहे हैं, तो मैं अभी पुर्तगाल के ऊपर, हमारे पास D2 और D7 वीजाज का ऑप्शंस है वहां पे, वहां की गवर्नमेंट देती है। D2 मीन्स लाइक ए सेल्फ एम्प्लॉयड है, इंटरप्रीन्योर्स हैं, या फ्रीलांसर है, इस टाइप का। D7 मीन्स अगर आपके पास कोई भी पैसिव इनकम है, पैसिव इनकम आइदर आपको कोई पेंशन आ रही है, आपको कोई डिविडेंड आ रहा है, आपको कोई इंटरेस्ट आ रहा है, आपको कोई रेंटल इनकम आ रही है, ऑन दैट बेसिस यू कैन गेट इट। ओके। तो आप मुझे थोड़ा अपनी पैसिव इनकम के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि इट इज विदाउट इन्वेस्टमेंट है। इंटरप्रीनियर वाले वीजा में D2 में यू नीड टू मेक इन्वेस्टमेंट आल्सो, बहुत कुछ करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। नहीं तो आई थिंक D7 मैंने थोड़ा रिसर्च भी किया हुआ है। अभी मेरी पेंशन आई ऑलरेडी, मैं सितंबर में छोड़ के आ गया हूँ, तो अगले 1.5 2 महीने 1.5 महीने में मेरी पेंशन आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जो कि रफली 1,25,000 रुपये करीब होगी ठीक है। तो ऐसे है पर कि, मंथ। हाँ, उसके अलावा और कुछ आपके पास कोई इंटरेस्ट इनकम या कुछ है? अभी मैंने जैसे शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मेरे को कुछ डिविडेंड इनकम हो जाती हैं। अच्छा, इसमें मैं सिर्फ अपनी इनकम बताऊं या मैंने वाइफ के नाम पे इन्वेस्ट किया है वो भी शामिल कर लूं? दोनों के नाम पे स्पाउस मुझे बताइए, जो भी और है आपके दोनों के नाम, इवन बच्चों के नाम पे भी है वो भी बता दीजिए कि इनके नाम पे भी कुछ है। ठीक है, बताइए। अभी करीब 1 लाख रुपए साल का डिविडेंड के करीब आ जाता था मेरे पास। ठीक है। और 10,000 रुपये महीना करीब मेरा FDs हैं जिनका इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है। हाउएवर अभी कुछ रिटायरमेंट प्रोसीड भी मिलेंगी, तो अगर जरूरत है तो मैं उनको भी FDs में कुछ टाइम के लिए लगा सकता हूँ। तो वो तो वो अभी प्रोसीड आई फिर नहीं है, वो आप महीने। ओवरऑल आपके पास, अगर मैं पैसिव इनकम कहूँ तो 1,45,000 की है पर मंथ। हाँ, रफली 1.5 लाख रुपए, अगर मैं कुछ हाँ, पैसा जरूरत पड़ने पर मैं FD में और लगा सकता हूँ तो तो। अभी ऐसे है कि चारों को इंक्लूड नहीं कर पाएंगे हम इसमें, इस इनकम के ऊपर। लेकिन ये है कि कोई भी इनसाइड एक बार चला जाता है, वहां जाने के बाद फिर सबको बुला लेता है, आ जाते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप कहो कि एक ही एप्लीकेशन के ऊपर चारों को डाल दो इस पैसिव इनकम के ऊपर, इट इज डिफिकल्ट, वी कुड नॉट प्रोसीड एप्लीकेशन। और जनरली मतलब अगर कितना, चारों के लिए कितना जरूरत पड़ता, अगर चारों चारों के के लिए लिए? 2,000 यूरो, मैं चाहता हूँ कि 2,000 यूरो की आपकी, यूरो मतलब करीब 1,80,000 था। हाँ, मतलब वन इतना के एट्टी लेकर चले, इतना के लेकर चले तब है वो, ये 2 लाख मिनिमम। रुपए ये मैंने बॉर्डर लाइन बताई है, जितना बढ़िया दिखाएंगे, ज्यादा दिखाएंगे, उतना ज्यादा बेस्ट रहेगा। हाँ। अच्छा है। ओके। तो इसके अलावा मैं इस वीडियो में लिक्विडिटी की बात नहीं करूंगा कि फंड कितने पड़े हैं, वो मैं अपने अकाउंट डिपार्टमेंट से पूछ लूंगा कि आपके पास और कितने फंड्स पड़े हुए हैं, क्योंकि कुछ फंड्स आपको बिफोर अप्लाइंग द वीजा नीड टू ट्रांसफर देयर। मतलब आप अपना 15 से 20,000 यूरो माइंड में लेकर चलना है, यू नीड टू ट्रांसफर देयर फ्रॉम योर लिक्विडिटी, जो आपकी यहाँ पे सेविंग्स पड़ी हुई हैं आपके इंडियन बैंक के अंदर। ओके। ठीक है जी। तो इसका जो ठीक। प्रोसेस है वो भी हम आपको बता देते हैं कैसे है। कि जैसे जब आप हमसे एंगेज करते हैं, फीस से, जो फीस है, जो व्हाट्सएवर चार्जेस है, हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट भेज देगा। मैं थोड़ा सा प्रोसेस आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस, हम आपका वहां पे निफ नंबर अप्लाई करते हैं। निफ मीन्स ए पैन कार्ड, जैसे इंडिया का है। विदाउट पैन हम्म। कार्ड, विदाउट निफ नंबर, यू कांट प्रोसीड एनीथिंग इन पोर्चुगल। तो बाई सेटिंग हियर यू कैन ओपन योर निफ। ठीक है। ओके। तो एक चीज जो आगे बताने से पहले कुछ और भी पूछूंगा, वेदर यू हैव एनी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री एनी कंट्री, आप प्रीवियस। USA, हम्म my relatives are, my sister is there, हम्म travel to USA.
बाकी थाईलैंड, मलेशिया एज अ टूरिस्ट, हम्म। और फॉर 1 year आई हैव सर्व्ड इन यूनाइटेड नेशंस इन यूएन मिशन। कॉन्गो। हाँ, यूएन मिशन में रहे हैं कॉन्गो में, वेरी गुड, जी एक्सलेंट। तो व्हाइट पासपोर्ट रहा है आपके पास? जी जी जी। अभी तो सरेंडर कर दिया, पड़ा है आपके पास? कैंसिल्ड है मेरे पास, कैंसल्ड है, कैंसिल अच्छा। होके वापस मिल। तो ऐसे ऐसे है कि मैं आपके लिए एक रिकमेंड करूंगा कि बिफोर प्रोसीडिंग द एप्लीकेशन, निफ जी। नंबर बाय सिटिंग हियर, तो मैं एक ये कोशिश करते हैं कि एक आपकी वहां पे विजिट करवाई जाए। अच्छा ओके। तो उसमें बेनिफिट ये है कि आपका जो प्रोसेस है 6 मंथ से लेकर मतलब 12 मंथ लगते हैं, वो रिड्यूस हो जाएगा, 6 महीने रह जाएगा। अच्छा ओके। उसमें उससे भी कम हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि भाई सिटिंग हियर टू ओपन ए अकाउंट देयर बहुत डिफिकल्टीज आ रही है। अच्छा ओके। अगर आप मैं सब। वहां चले जाते हैं तो विद इन फ्यू डेज, 2-3 दिन के अंदर ही सारा काम हो जाएगा। तो फास्ट अच्छा हो ओके। जाएगा। अगर आप कहेंगे नहीं मैंने नहीं जाना है, मैंने अभी टिकटें खर्च के जाऊंगा, वहां रहूंगा, कोई ऐसा नहीं है, बट वी आर स्ट्रांगली रिकमेंडेड इट। भाई अगर नहीं भी जाना तो भाई सिटिंग हियर भी आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा, विदाउट गिविंग एनी, विदाउट गिविंग एनी पावर ऑफ अटॉर्नी टू एनी पर्सन। वो आपके नाम पे ही खुलेगा। यू विल बी द उसके अपना बेनिफिशियर्स हैं, वो सारा आपके मोबाइल के अंदर ही सारा कुछ, जैसे जहां पर हम बैंकिंग करते हैं थ्रू मोबाइल, तो वो वैसा ही रहेगा। ओके। तो बट इट इज अ लेंथी प्रोसेस, इट विल टेक ए 3 मंथ 4 मंथ, क्योंकि अच्छा देर इज ए लॉट ऑफ ड्यू डिलीजेंसी ड्यू टू ए, मतलब यहाँ पे जो फंड्स का ना सारा चेक करते हैं कि फंड्स आ कहाँ से रहे हैं। दैट इज हाँ हाँ हाँ। तो ये सब चीजें वो चेक करते हैं वहाँ के बैंकर्स सर और वहाँ की गवर्नमेंट। इसमें जो छोटा सा क्लेरिफिकेशन यहीं पे कर लेते हैं। जैसे मेरा पेंशन आने में भी 1.5 2 महीना है, तो हम्म। सिर्फ क्या पीपीओ से हो जाएगा, या 2 3 महीने मेरी पेंशन अकाउंट में क्रेडिट होगी तभी? सर एक क्रेडिट आनी पड़ेगी 3-4 पेंशन सर, देन वी कैन प्रोसीड द एप्लीकेशन। वी डू नॉट वांट कि हम कहीं पे भी रिस्क लें किसी भी चीज का। अच्छा अच्छा। तो अगर हमें, जैसे मैं मान लीजिए 3 महीने अगर मेरे को पेंशन आने में लग रहा है, 1.5 2 महीने प्लस 1 2 महीने की क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी, तो अगर हम अभी बैंक अकाउंट अप्लाई कर देंगे तो क्या ज्यादा ठीक रहेगा? बराबर ही टाइम वो पड़ वहां जाएगा, 3 4? बैंक अकाउंट तो खुलवा देते हैं। देखो बैंक अकाउंट खुलवाने से पहले मैंने बताया ना कि दे विल चेक ऑल द ड्यू डिलीजेंसी। तो दे विल चेक ईच एंड एवरीथिंग। आपके पीपीओ नंबर, आपका कहेंगे कितने फंड्स पड़े हुए हैं, आपकी अभी लेटेस्ट सैलरी स्लिप्स तो होंगी जहाँ वो पिछले 4-5 हाँ महीने। सैलरी तक तो है। हाँ वो हाँ अभी सारा, तो सितंबर तक वो की। सारा का सारा बंडल भी नीड टू सेंड टू द बैंक आल्सो। बैंक विल चेक दीज थिंग आल्सो। अच्छा वो अच्छा। हम नहीं बैंक तो वाला, आप क्या रिकमेंड करेंगे? नहीं मैं रिकमेंड, देखो निफ नंबर डाल लेकर और आपका निफ नंबर लेने के बाद तो आपका जो बैंक वाला काम इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे बाय सिटिंग हियर। ठीक है तो तब तक वो, ठीक है जब ठीक। तक आपका वो खुल 3 पेंशनिंग की एंट्री आ जाती है बैंक में। पेंशन। हाँ जी तो जी जी, तब तक तो बैंक अकाउंट खुल जाएगा, तो वो जाने का खर्चा बच जाएगा अपना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक ये चीजें ठीक। आपको भी बताई है हमने, इस तरीके से करेंगे। जब ये सारा कुछ खुल के आ जाता है तो फिर यहाँ पर अपने, हमें आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, पीसीसी। अच्छा तो समटाइम्स बिफोर ओपनिंग द बैंक अकाउंट भी इस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट कर लेता है। अच्छा। हाँ। ठीक है। तो दैट इज डिपेंड ऑन द बैंक आल्सो, बट अम्बेसीज के पर्पस के लिए, वीजा पर्पस के लिए तो दिस इज अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। ये दोनों की ओके। चाहिए, आपकी वाइफ की भी और आपकी भी। अच्छा ओके। तो वो आने के बाद फिर सारे डॉक्यूमेंटों को बंडल बना करके सारा प्रिपेयर करके तो यहाँ से हम वीजा अपॉइंटमेंट लेते हैं। तो आपको वहां जाकर ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं फिजिकली इन द वीएफएस। ओके। तो उसके बाद दे विल टेक ए 3 मंथ टाइम फॉर डिसीजन। अच्छा। तो ये पुलिस क्लियरेंस का कोई पर्टिकुलर परफॉर्मा या कुछ है, वो या सा, हम जो नहीं तो स्टेट? अच्छा वो सारा कुछ मैं, वी विल गाइड, दैट विल बी टेकन फ्रॉम द पासपोर्ट ऑफिस, नॉट फ्रॉम द लोकल सुपरिटेंडेंट, एसएसबी। वो अच्छा ओके पासपोर्ट, हाँ, गॉट। पासपोर्ट ऑफिस से लेनी सर। अच्छा अच्छा। और बताइए सर, कोई और है तो हम सारा गाइड करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। चलिए थैंक यू। तो अभी ये फिनलैंड का, चूंकि मैंने ज्यादा रिसर्च नहीं करा है, अगर इसको हम करें तो टाइम इसमें कितना लग जाएगा फिनलैंड देखो इसमें और? भी आप माइंड में लेकर चले 6 से 8 मंथ लगेंगे, 6 to 8 मंथ, 6 to 12 मंथ भी लग सकते हैं। लेकिन इट इज मच लुक्रेटिव। लेकिन आप एक रिसर्च जरूर करें। एक बार ठीक है। फिनलैंड का भी डिसीजन लेने से पहले दोनों कंट्री का कंपैरिजन चेक करें, पर कैपिटा इनकम चेक करें। अभी आप देखें कि वाइफ ने जाना है, ट्यूशन फीसेस भी देनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीजें हम्म, जरूर जो आप अपने माइंड में रखें।
पढ़ाई भी हमें तो करनी पड़ेगी। हाँ और वो हमारा, वहाँ पे मैं इसलिए ये है कि इन द वन शॉट सब चले जाएंगे इकट्ठे। और दूसरा क्या है कि बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है, बाकी तो हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है फिनलैंड, और वहां से ज्यादा हम्म, वेजीज है, सारा कुछ है, लेकिन इजी कहीं नहीं है, ना पुर्तगाल के अंदर ना फिनलैंड के अंदर। अच्छा, हाँ, नहीं वो तो बात सही है। बाकी पाथ थ्रू सिटीजनशिप फिनलैंड में भी पोर्टुगल हाँ के बराबर है। सारा कुछ है, एवरीथिंग इज सारा- ओके, ठीक है। एंड उसके अलावा बाकी जैसे आपकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो मेरे को आपका एग्रीमेंट मिल गया था। वो अपनी सारा तो का उसके लिए जो डिस्कशन है अकाउंट डिपार्टमेंट से है, कोई आगे पीछे करना है, दैट इज मैनेजेबल, वो हम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ठीक है, और तो वो कोई, बात हाँ वो और बाद कोई में करते क्वेश्चन, हैं। इसके अलावा कोई और ठीक क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। बाकी जैसे मैंने आपके कुछ वीडियो देखे थे, जैसे पोर्टुगल में आप बिजनेस वगैरह एक्वायर करने में भी हेल्प करते हैं, वो तो सारा कुछ, सारा सब प्रोविजन है, जाकर वहां पर सर्वे करवाया, दिखाएंगे आपको सारे बिजनेसेस, आपको अच्छा लगता है यू कैन टेक ओवर। हबड़ा दबड़ी में कुछ ओके, नहीं है सर, दिस इज हार्ड अर्निंग है। पहले ये नहीं कहूंगा जी कि जी वन शॉट यू विल लूज ऑल द थिंग्स। बिजनेस चलाना यू नीड ए 2 ईयर सर्वाइवल, 2 ईयर सर्वाइवल सर। ऐसा नहीं है कि आज बिजनेस खोला तो कल से कस्टमर आने स्टार्ट हो जाएंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सो बट दैट इज वंस वी रीच देयर, तो फिर द सारा कुछ, एसोसिएशन विल एवरीथिंग, कंटिन्यू। आपको कोई अपार्टमेंट चाहिए रहने के लिए, कोई बिजनेस चाहिए उसके हेल्प करते हैं, कोई बच्चों को स्कूलों में कैसे एडमिशन देना, एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल। अच्छा, बाकी ओके, सो पैसा खुद ही कमा, पैसा सारा खुद ही कमाना पड़ेगा, उसमें हम कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे। नहीं, बिल्कुल। बाकी एक मेरा टैक्सेशन का था थोड़ा सा, आई थिंक पोर्टुगल के कुछ रूल भी चेंज हुए हैं अभी तक। आई थिंक एनएचआर में वो 10% टैक्स ले रहे हैं हाँ जी, वर्ल्ड वाइड पेंशन पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। वो ओवर एंड अबव जो हमारे इंडिया में टैक्स दे रहे हैं उसके ऊपर से वो 10% लेंगे, या वो कोई ही, डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट है? देखो डबल टैक्सेशन है, जो आप वो वहां जाएगा वो उसके ऊपर लेंगे सर। अच्छा, हाँ 10%। टेन जो भी परसेंट हम वहां पे ट्रांसफर करेंगे उस पे 10% लेंगे। नेचुरली है सर, हाँ जी। आपके लिए तो अच्छा, बहुत है, वहां का जो टैक्स सिस्टम है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, जो इंडिया जैसी है कि 5 लाख हाँ पर जी हाँ जी। इतना फलाना ऐसे। मैं उसकी टैक्स की एक वीडियो भी भेजूंगा, उसको आप जरूर सुनिए, मैं भेजूंगा एक वीडियो। लेकिन उसमें ठीक भी यही है कि अगर आप वहां पर भी ये जगह 45-50% को भी टैक्स लगता है आपकी अर्निंग के ऊपर। है, नहीं इतना तो 48 तो नहीं हाँ ज्यादा था। मेरा थोड़ा सा ये था कि जैसे मान लीजिए 8 साल के बाद भी जब एनएचआर रेजिम खत्म होगा 10 साल के बाद, हम्म, तो इंडिया में भी हम पेंशन के ऊपर टैक्स दे रहे होंगे, तो ये हाँ डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट पोर्टुगल से अपना है ना? हाँ है सर। है तो उतना टैक्स वहां पे हमको रिबेट मिलेगा। वो सर ओके, पता क्या है, अभी मैं वही कहूंगा कि वो हमारे वहां के डिपार्टमेंट वाले बताएंगे। जैसे अच्छा पुर्तगाल में आप जाते अच्छा, हैं, मैं उनसे भी चलो कोशिश करता हूँ कि अगर जूम मीटिंग करनी है तो वो दे विल टेल। क्योंकि एज ठीक। पर जो सिस्टम है उनकी कंट्री में आ गया है, तो टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ऑलरेडी इंडिया में टैक्स दे रहे हैं तो आपको वहां जाकर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वहां पर भी टैक्स देना पड़ेगा। मतलब रेट अगर अगर फुल रहेंगे तो फिर काफी हैवी हो जाएगा ये, है टेन वो तो टेन हमको परसेंट है ना सर, 10% है ना। 10% हाँ, इज फाइन। 10% इज नथिंग इन, वहां पे पुर्तगाल में वहां पर टैक्स तो काफी है। हाँ, नहीं हाँ, नहीं, मेरा सवाल था कि जब वो एनएचआर रेजिम शायद 10 साल के बाद फिर क्या स्टेटस होगा? सपोज मैं सिटीजनशिप लेता हूँ, पेंशन तो मेरी इंडिया में ही आएगी, हम्म। उस वक्त क्या इम्प्लीकेशन आएगी वो? उसके लिए आई नीड टू चेक विद देम कि क्या हो पाएगा जब बंदे के पास परमानेंट जहाँ सिटीजनशिप आ जाती है, क्योंकि अभी तो टेम्पररी है। कि वेदर टेम्पररी है। इट इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर परमानेंट रेजिडेंट जिसने पीआर भी ले ली है, कि उसके लिए भी इसमें एग्जम्पशन है टैक्स में कि नहीं है, कि उसको भी डबल टैक्स हाँ जी, चाहिए, वो उसी लफड़े में रहना पड़ेगा, इंडिया पे भी देना पड़ेगा, वहां का भी देना पड़ेगा। दैट आई हाँ विल हाँ, गो चेक। ठीक है ठीक है। तो ये मेरा ठीक है, मेरा मेन डाउट यही था। बाकी एक बार मैं ये फिनलैंड के बारे में भी सर्च कर लेता हूँ, और अगर फिर आप इसको टाइम लगाकर इसमें जरूर रिसर्च करें, आप भी करें, मैडम को भी बताइए, अगर वो भी कंप्यूटर अच्छी तरह चलाते हैं तो हाँ दोनों। हाँ, नहीं बिल्कुल। हाँ तो फिर आप डिसीजन लें, हबड़ा दबड़ी में कोई नहीं है, हम बैठे हुए हैं, हमने तो भेजना ही है सर। ठीक, हाँ जी। तो फिर ये डिस्कशन करके आपसे नेक्स्ट मुलाकात वो कैसे करें? आपने जिन्होंने अभी ऑर्गेनाइज कराई मीटिंग, उनसे ही आपने टेक्स्ट मैसेज करिए, दे विल ऑर्गेनाइज एवरीथिंग सर। ओके, ठीक है ठीक है, ठीक तो है फिर सर। मैं ये हाँ, चलिए, ठीक थैंक यू है, सर, थैंक यू वेरी धन्यवाद, थैंक यू मच। धन्यवाद।